हेलो नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और आज हम अपनी इस वीडियो में अनुसंधान समस्या की पहचान कहां से करेंगे, किन सोर्सेस से करेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने अनुसंधान समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम के कई डेफिनीशंस, उसका फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं वो हमने समझा, ठीक है। लेकिन ये अनुसंधान समस्या, ये रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो कहाँ से हमें मिलेगी, इस बात की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी, कहाँ कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम अनुसंधान समस्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी अनुसंधान की समस्या को ले सकते हैं। तो अनुसंधान समस्याएं कहाँ से प्राप्त होंगी, इसकी जानकारी हमें कई स्रोतों से हो सकती है, कई जगह से। अनुसंधान समस्या व्यक्ति जो है, जो अनुसंधान करता होता है, वह अपनी सोच, अपने विचार, अपने तर्कों के द्वारा, अपनी व्यवहारिकता के द्वारा, है ना, उन समस्याओं को खोजता है। उसकी इच्छा होती है कि हम कोई समस्या का समाधान करें, और उस समाधान, तब वह समाधान के स्रोतों को भी खोजने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब हम किसी काम को करते हैं, ठीक है ना, और उस समाधान में, समस्या के जो है समाधान में कुछ बाधा आती है, या उस काम को करने में हमें बाधा आती है, कोई काम करते हैं, उस काम को करने में बाधा आती है, तो जाहिर सी बात है इस बाधा को हमें दूर करने की ज़रूरत पड़ती है। और जब दूर करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस समस्या के समाधान के लिए, उस काम में जो अड़चन आई है उसके समाधान के लिए हम जो है अनुसंधान करते हैं, ठीक है ना। तो अब जब हमें अनुसंधान की समस्या के समाधान अनुसंधान के द्वारा करना होता है, तो हमें पहले इसके कहाँ से ये जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको देखना है। तो समस्या के स्रोतों को अगर देखें तो इसके अनेक स्रोत हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अनेक स्रोत हो सकते हैं, जैसे वैयक्तिक अनुभव, मैंने कि पर्सनल एक्सपीरियंस, जो अनुसंधान करता है उसका खुद का अनुभव। दूसरा हो गया, इन सभी के बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी और सुहेल यूनिवर्सिटी के एमएड के ये जो हम फोर्थ पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें भी साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है ना। ऐतिहासिक अभिलेख यानी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से साहित्य की समीक्षा, है ना, यानी कि हमारी समस्या से संबंधित, या फिर हमने कई अलग अलग तरह के लिटरेचर्स को पढ़ा हुआ है, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अभी अनसुलझी हैं। वहाँ से बौद्धिक विचार, लोगों से बातचीत करके, परिस्थिति, आवश्यकताएं, सामाजिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तन, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिसीज़ एंड प्रियोरिटीज़, नीतियाँ और प्राथमिकताएं, अनुसंधान की कमियाँ और जिज्ञासा वृत्ति, ठीक है। तो ये 9 स्रोत हैं जिनके द्वारा हम अनुसंधान समस्या की पहचान कर सकते हैं, और वहाँ से जो है अपना समाधान करने का प्रारंभ, अनुसंधान का प्रारंभ करेंगे। तो इन सब के बारे में एक एक करके समझ लेते हैं। वैयक्तिक अनुभव से क्या मतलब है, अंग्रेजी में जिसको पर्सनल एक्सपीरियंस कहते हैं। जब अनुसंधानकर्ता कोई अब किसी क्षेत्र में काम करता है, काम करता रहता है, कुछ वर्ष का जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो इस दौरान, इस अनुभव के दौरान उसने बहुत सारे अलग अलग तरह के काम किए हैं, और उन कामों में कई समस्याओं को उसने झेला होगा, और उन समस्याओं उसके समाधान करने के दौरान उसने कई चीज़ें सीखी होंगी, जिसे उसे लगा होगा कि हमें इस चीज़ का जो है आज तक समाधान नहीं मिल पाया। कोई काम करते समय उसको लगा होगा कि ये चीज़ अगर रहती तो हमें, हमारी समस्या जल्दी सुलझ जाती। अर्थात कहने का मतलब कि किसी काम को करते करते जब हमें अनुभव हो जाता है, तो उस अनुभव से भी हमें वो बहुत सारी कमियों का अंदाज़ा होता है, और ये जो अनुभव है, ये अनुभव हमें अनुसंधान की समस्या के स्रोत के रूप में मिलते हैं, ठीक है ना। यानी हम वहाँ से अनुसंधान की समस्या को फाइंड भी कर सकते हैं, ठीक। ऐतिहासिक अभिलेख से क्या तात्पर्य है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, यानी कि जब हम ऐतिहासिक अभिलेखों को देखते हैं, पुरानी चीज़ों को देखते हैं जो कि भूतकाल में, जो कि पास्ट में बीत चुकी हैं, है ना, उनके अवशेषों को देखते हैं, उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, शिलालेख हैं, अभिलेख हैं,
उनके कुछ बचे खुचे भग्नावशेष हैं, है ना, उन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है, और जब जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होती है तो यही तो समस्या है, ठीक है ना। और इसी समस्या के समाधान के लिए हम रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ये ऐतिहासिक अभिलेख भी जो है वो हमारे लिए स्रोत हो जाते हैं समस्या के। साहित्य की समीक्षा, देखिए बहुत सारे ग्रंथ होते हैं, है ना, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं होती हैं, पुस्तकें होती हैं, है ना, या फिर प्रीवियस रिसर्चेज होती हैं जो पहले कुछ अनुसंधान किए जा चुके हैं, है ना। तो यहाँ इन सब को जब अध्ययन हम करते हैं, इन सब को देखते हैं, तो हमें उस रिसर्च में या उस पुस्तक में या उस ग्रंथ में हमें विभिन्न प्रकार ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। कि कुछ ऐसे प्रकरण हम देखते हैं जहाँ जिन जिन या तो उसका समाधान किसी समस्या का न हुआ ऐसी समस्या मिल जाएगी, या फिर ऐसा मिल जाएगा जिसमें और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम उस साहित्य की समीक्षा द्वारा भी अपने अनुसंधान के स्रोत को प्राप्त कर सकते हैं, पा सकते हैं, ठीक है ना। बौद्धिक विचार विमर्श, ये एक बार एमएड के पेपर में आया था 2022 में ये, ठीक है, 2022 2021 में ये जो है क्वेश्चन आया था, 2021 में आया था, ठीक है ना। बौद्धिक विचार विमर्श समस्या के स्रोत में जो बौद्धिक विचार विमर्श है वो क्या है, ठीक। तो बौद्धिक विचार विमर्श क्या होता है, वैसे तो देखिए कोई भी अनुसंधान करता होता है वो अपने बुद्धि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार, है ना, किसी भी अनुसंधान कार्य को करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो उस अनुसंधानकर्ता से भी अधिक ज्ञानवान हो, अनुभवी हो, ठीक है, पहले से ही अनुसंधान कार्य में लगा हो, ठीक है, हमारे प्रोफेसर्स हो सकते हैं, हमसे ज़्यादा वरिष्ठ लोग हो सकते हैं जो कि हमसे अधिक जो है जानकारी रखते हैं, विशेषज्ञ हैं किसी विषय के, ठीक है ना। तो उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो उस बातचीत के दौरान भी हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उनके ज्ञान और उनके अनुभवों से हमें बहुत सारी चीज़ें जब सीखने को मिलती हैं, और हमें पता चलता है कि हमें उन व्यक्तियों से पता चलता है कि अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अनुसंधान करना भी शेष है, ठीक। तो जब हम अपने से उच्च अनुभवी विशेषज्ञों से जब बातचीत करते हैं तो हमें ऐसी चीज़, जब अनुसंधान के लिए कुछ ऐसे प्रकरण मिल जाते हैं जिनका अनुसंधान होना अभी बाकी है, तो इस ये जो है बौद्धिक विचार विमर्श द्वारा अनुसंधान के स्रोत जो है, अनुसंधान समस्या के स्रोत के रूप में जो है हमें दिखाई देते हैं, जिसे एकेडमिक डिस्कशन कहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला जो है देखते हैं परिस्थिति और आवश्यकताएं, ठीक। हम अपने आसपास दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है देखते रहते हैं विभिन्न परिस्थितियों को, अलग अलग तरह की ज़रूरतों को, है ना, हमारी मजबूरियों को, बाध्यताओं को देखते रहते हैं जिसका कोई सलूशन नहीं होता, है ना। यानी अपनी आम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका कोई समाधान हमें नहीं मिलता है, ठीक है। और उन समस्याओं को के समाधान के लिए हम कुछ कार्य करते हैं, ठीक है। तो वही समस्याएं क्या होगी, हम ये जो परिस्थिति, हमारी जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति के अनुसार जो हमारी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम अनुसंधान कार्य करते हैं, और ये है जो समस्या का स्रोत बनते हैं, ठीक है ना। इस तरह से सामाजिक और प्रौद्योगिकी परिवर्तन, देखिए दिन प्रतिदिन प्रौद्योगिकी जो है वो बढ़ती जाती है। सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दिन प्रतिदिन जो है, दिन प्रतिदिन हमारे जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, और उन ज़रूरतों के हिसाब से कुछ न कुछ चीज़ें नई नई जो है आ रही हैं, ठीक। अब ये चीज़ें को सबसे पहली बात तो ये कि उन चीज़ों को लाने के लिए, यानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अनुसंधान किए जाएंगे तो हमारी ज़रूरतें जो है पूरी होंगी, ठीक। और दूसरी बात ये रही कि उन नई खोजों का, नई प्रौद्योगिकी का और समाज में हुए नए परिवर्तन का हमारे सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, या फिर उस परिवर्तन द्वारा हमारे समाज में क्या बदलाव हो रहा है, या फिर क्या बदलाव होगा भविष्य में, ठीक है ना। इसके और जब बदलाव होगा तो इसे हमारे समाज को किस प्रकार से प्रभावित करेगा,
इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हम जो है अनुसंधान करते हैं, और इस प्रकार ये जो है अनुसंधान के समस्या के लिए स्रोत जो है वो बन जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नीतियाँ और प्राथमिकताएं, पॉलिसीज़ एंड प्रायोरिटीज़। ये क्या होता है? देखिए, हम हमारी सरकार जो है या फिर कोई गवर्नमेंट है जो वो अपने क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाती हैं, है ना, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। ठीक है। अब ये नीतियाँ किस आधार पर बनाई जाएंगी? जो नीतियाँ बना रही हैं किस आधार पर बनाई जाएंगी? तो नीतियों के आधार क्या होने चाहिए, बेसिस किस बेस पे बनाई जाएंगी, किसके लिए बनाई जाएंगी, और कितनी मात्रा में होनी चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी जो है हम अनुसंधान द्वारा जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से अनुसंधान के जो समस्या के स्रोत ये भी हो गए। दूसरी बात, ये जो नीतियाँ हैं, इन नीतियों को बनाने के बाद जब इनको लागू किया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका पूर्वानुमान या फिर क्या प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान में, उसकी जानकारी भी अनुसंधान की समस्या के स्रोत के रूप में हमें जो है मिलती हैं। इस तरह से नीतियाँ और प्राथमिकताएं समस्या के स्रोत जो है बनते हैं। अनुसंधान की कमियां, देखिए अभी इसके बारे में भी चर्चा हुई रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिव्यू में। तो इसमें जो है बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं हमारे आसपास जिनमें शोध या तो बहुत कम हुआ होता है या फिर हुआ भी है तो उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ठीक है ना। तो इन त्रुटियों को कम करने के लिए या फिर इन त्रुटियों को सुधार करने के लिए या फिर जो जिन क्षेत्रों में शोध नहीं हुए हैं उनमें नए सिरे से शोध करने के लिए हम क्या करते हैं, अनुसंधान को जो है प्रारंभ करते हैं। ठीक है। तो पूर्व में किए गए अनुसंधान में कमियों और उनके परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, अगर वो उनमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो उस स्थिति को सुधारने के लिए, सही करने के लिए और इनकी कमियों को, अनुसंधान की कमियों को पूरा करने के लिए हम नए सिरे से अनुसंधान करते हैं और इस प्रकार ये अनुसंधान समस्या का स्रोत बनते हैं। जिज्ञासा वृत्ति, देखिए मनुष्य जो है हमेशा से जिज्ञासापूर्ण व्यक्ति रहा है, हमेशा जो है उनके अंदर क्यूरियोसिटी रही है चीज़ों को जानने की, है ना, आसपास की चीज़ों को देखता है और उसके बारे में जानने के लिए तरह तरह के प्रश्नों को अपने मन में जो है सोचता रहता है, अलग अलग तरह की विचारधाराओं को अपने मस्तिष्क में सोचता है, सोचने के बाद जानने की कोशिश करते हैं, आसपास के वातावरण को समझता है, फिर उसको जानने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के जवाब पाने के लिए वो अनुसंधान कार्य करता है। तो इस तरह से जो मनुष्य की, आदमी की जो क्यूरियोसिटी है, वो क्यूरियोसिटी उसके लिए एक अनुसंधान समस्या के स्रोत के रूप में जो है वो हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से हमने समस्या के स्रोतों के बारे में, अनुसंधान की समस्या के स्रोतों के बारे में समझा। अब ये जो समस्याएं हैं जब हमें मिल जाती हैं और उन समस्याओं के आधार पर जब हम उस समस्या का सूत्रीकरण कर लेते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो समस्या हमें मिली है, क्या वह समस्या उचित है, सही है, और सही है तो किस सीमा तक, किस हद तक ये जो सही है, या फिर उस पर रिसर्च किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इन सब चीज़ों का इवेल्युएशन जो है, मूल्यांकन जो है किया जाता है। ठीक है। तो अनुसंधान समस्या का जो मूल्यांकन है वो करना बहुत ज़रूरी है। और अनुसंधान किसी भी चीज़ का जब हम मूल्यांकन करना होता है तो उसमें कुछ जो है कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है कि किस इस चीज़ में क्या क्या हम, ये समस्या जो है किन किन उद्देश्यों को पूरा करेगी और क्या ये हमारे समस्या के समाधान योग्य, ये समस्या समाधान योग्य है कि नहीं है, क्या व्यवहारिक है कि नहीं है, कोई अनुसंधानकर्ता के बस में है कि नहीं, वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो कुछ मूल प्रश्न जो है उस समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों का जो है जवाब लिया जाता है। लिया जाने का मतलब उस समस्या से संबंधित करके इन प्रश्नों को देखा जाता है कि क्या ये समस्या इन प्रश्नों योग्य है कि नहीं, इन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे कि नहीं। जैसे कि पहला प्रश्न आप क्या कर सकते हैं कि क्या समस्या अनुसंधान योग्य है। सबसे पहली बात, जो हमने समस्या अपने आसपास से ली है, इन समस्या के स्रोतों से क्या वह समस्या अनुसंधान योग्य है। ठीक है ना। कभी कभी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका समाधान संभव
नहीं है या फिर बहुत कठिन है, जो कि अनुसंधानकर्ता की सीमा से ही बाहर है, क्षमताओं से ही बाहर है, तो वो ये चीज़ हो गया। दूसरा, क्या समस्या नवीन है? हम देखते हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि जो समस्या हमने ली इसका पहले से ही हल निकाल दिया गया हो और हम दोबारा उस पर फिर से मेहनत कर रहे हों। ठीक है, तो इस सवाल का भी जवाब हमें ले लेना होता है कि जो समस्या हमने चुनी वह नई होनी चाहिए, सार्थक, सिग्निफिकेंट होनी चाहिए। सार्थक होने का मतलब कि कुछ समस्या का कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जो समस्या हमने चुनी है वो निरर्थक नहीं होनी चाहिए, उसका कुछ अर्थ होना चाहिए और उसका कुछ रिजल्ट भी हमें मिलना चाहिए। चौथी बात क्या पूछी जानी चाहिए कि क्या वो रुचि के अनुकूल है? क्या किसकी रुचि की है? तो अनुसंधानकर्ता की रुचि की। ठीक है, यानी अनुसंधानकर्ता जब अनुसंधान करता है, अनुसंधान जो प्रक्रिया जब शुरू करता है तो उसे देखना चाहिए कि जो समस्या उसने चुनी है क्या वह उसमें रुचि, अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर रुचि के अनुकूल नहीं है तो वह समस्या का समाधान ठीक तरीके से नहीं हो पाए, कुछ त्रुटियां उसमें रह जाएंगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो समस्या चुनी जा रही है वह स्वयं अनुसंधानकर्ता के रुचि के अनुसार हो। उसके बाद अनुसंधानकर्ता की क्षमताओं के अनुरूप हो। दूसरी बात, क्षमताएं भी, यानी कि अनुसंधानकर्ता जो है वो अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षमताओं के अनुसार वो उसका समाधान कर पा रहा है कि नहीं, उसके लिए उसके पास संसाधन भी है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जानकारी। तो अगली यही कहा गया कि अनुसंधान हेतु आवश्यक संसाधन यानी जरूरी चीज़ें जो हैं, जिन चीज़ों का उपयोग वो अनुसंधान में करेगा क्या वो उसको सरलता से मिल रही हैं क्या? अगर नहीं मिल पा रही हैं तो वह अनुसंधान सफल नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी देख लेना जरूरी है कि संसाधन है कि नहीं और खुद अनुसंधानकर्ता की कैपेबिलिटी है कि नहीं, है ना ये। उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आवश्यक समय उपलब्ध है कि नहीं, माने कि अनुसंधानकर्ता उसको निश्चित समय में पूरा कर लेगा या फिर उसको उस अनुसंधान को पूरा करने के लिए कितना समय उसके पास है। ठीक है ना, उस समय की भी जो है जांच कर लेनी चाहिए कि कितनी समय है हमारे पास। ठीक, उसके बाद व्यवहारिक दृष्टि से उपयोगी है कि नहीं, यानी जो समस्या का समाधान हम करने जा रहे हैं, अनुसंधान जिस टॉपिक पर करने जा रहे हैं वो समस्या जो है प्रैक्टिकल जो है वो हमारे व्यवहार में उपयोगी है कि नहीं, प्रैक्टिकली यूजफुल है या नहीं। ठीक है ना, तो ये भी देख लेना जरूरी है। क्या वो विवादित नैतिक प्रकरणों से मुक्त है, यानी कि क्या जो भी एथिकल इश्यूज उसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि ऐसी समस्या न हो जिससे कुछ भी सामाजिक विवाद खड़ा हो जाए, है ना। तो और किसी व्यक्ति पर जो है कि नैतिक हानि न हो, समझा ना, कोई विवादित समस्या ना हो, ये चीज़ हमें देखने की होती है। क्या समस्या संभाव्य है, ठीक है ना, यानी समस्या का समाधान संभव है। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना होता है। क्या अनुसंधानकर्ता में आवश्यक प्रतिबद्धता और साहस है कि नहीं, यानी कि अनुसंधानकर्ता ने जो भी क्या कहते हैं उसके पास जो भी कमिटमेंट उसने कर लिया है, यानी कि हमें किसी समस्या को अनुसंधान करने का जो निर्णय कर लिया है वो कितना प्रबल है, कितना जो है प्रबल निर्णय उसने किया है, कितना दृढ़ विश्वास उसके पास है। ठीक है, और साथ ही साथ उसके पास साहस है कि नहीं, कि कोई भी अगर समस्या के समाधान में बाधा आती है किसी भी प्रकार की तो क्या वो उस समस्या को समाधान कर लेगा या नहीं कर लेगा। तो अनुसंधान में आवश्यक प्रतिबद्धता और साहस का होना भी जरूरी है। तो अनुसंधान की समस्या न केवल प्राप्त करना बल्कि उसका मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तब जाके हमें उस अनुसंधान से कुछ उपयोगी व्यवहारिक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने अनुसंधान समस्या का अर्थ अपनी पिछली वीडियो में समझा, उसका सूत्रीकरण किस तरह करते हैं वो हमने समझा, और इस वीडियो में हमने समझा कि अनुसंधान समस्या के स्रोत कौन कौन से हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ उस अनुसंधान समस्या से जो स्रोत से जो समस्या प्राप्त होंगी उन उन समस्याओं का मूल्यांकन हम किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने अब तक पढ़ ली है। आशा है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।